क्या हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश अफगानिस्तान बनने की राह पर है? क्या बांग्लादेश में जो कम्युनल फोर्सेस हैं वो नहीं चाहती कि वहां पर माइनॉरिटीज खासकर हिंदू रहें? क्या ट्विटर बांग्लादेश की माइनॉरिटीज से भेदभाव कर रहा है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। TV9 डिजिटल पर आपका बहुत स्वागत है और न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज कुछ इन्हीं सवालों को उठाएंगे। देखिए, बांग्लादेश में 13 अक्टूबर को भड़की हिंसा एक भयानक रूप ले चुकी है। वहां पर काफी हिंदुओं के घरों को जलाया गया है, हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। अल्पसंख्यकों को वहां पर सरकार ने सुरक्षा देने का वादा किया, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा। और अब कुछ जानकार ये सवाल उठा रहे हैं, एक बड़ी फोर्स, एक बड़ा वर्ग ये सवाल उठा रहा है कि क्या वहां पर साजिशन हिंदुओं को निशाना बनाया गया? क्योंकि अब ये मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये जो पैटर्न सामने आया, जिस तरह से हिंदुओं को एक विवादित घटना की वजह से निशाना बनाया गया, दरअसल वो जानबूझकर किया गया था, वो माहौल ऐसा बनाया गया था। और ये पैटर्न सा दिख रहा है। पैटर्न मतलब कि वहां पर एक ऐसी किसी विवाद को जन्म दिया जाए और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया जाए। सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद कहा जाए कि देखिए, इस्लाम खतरे में है, यहां पर इस्लाम के साथ बेअदबी की गई और इकट्ठा होइए, इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे, बदला लेंगे। और फिर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाए, हिंदुओं को निशाना बनाया जाए। और ये वहीं पर ऐसा हुआ। 13 अक्टूबर को क्या हुआ था ये समझिए। 13 अक्टूबर को वहां पर अल सुबह सोशल मीडिया पर एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हुआ और उसमें कहा गया कि कोमिल्ला शहर के नानुआ दिघिर पर पूजा मंडप में पवित्र खिताब मिली, सब इकट्ठा हों, उसका विरोध करें। और देखते ही देखते विरोध हिंसा में तब्दील हो गया। हिंसा की खबरें आने लग गई। पहले पूजा पंडालों को निशाना बनाया गया, उनमें तोड़फोड़ की गई, उनको जलाया गया। फिर मंदिरों तक ये आंच पहुंची, मंदिरों में तोड़फोड़ शुरू की जाने लग गई, वो तस्वीरें आई। और फिर हिंदुओं की बस्ती तक वो आंच पहुंची। वो आग वहां पर हिंदुओं के घरों में लगाई गई, उनको निशाना बनाया गया। कई सारे लोगों की मौत हुई इस दौरान और काफी लोग घायल हुए। बांग्लादेश की सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, वहां के गृह मंत्री ने बार बार ये भरोसा दिलाया कि नहीं, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम हालात संभालेंगे, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं दो चश्मदीदों की आपको यहां पर आप बीती सुनाना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा। एक चश्मदीद जो कि चिटगोंग में रहते हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी 28 साल की उम्र में ऐसा कभी नहीं देखा कि ऐसी इस तरह की हिंसा भड़की हो। उन्होंने कहा कि मेरे घर के आसपास शांत माहौल दिख रहा था, लेकिन सिटी में हिंदुओं के घर और दुकानों पर हमले हो रहे थे। हमला करने वालों को जो मिला वो साथ ले गए, मंदिरों को तोड़ा, घरों पर पत्थर फेंके, पैसा, मवेशी, वो सब साथ ले गए। अगर आपको विरोध करना है तो विरोध करने के तरीके होते हैं। बांग्लादेश तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर लोकतांत्रिक अधिकार हैं। लेकिन नहीं, ऐसा लगता है कि कट्टरपंथी वहां पर ज्यादा हावी हो गए हैं और जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने सरकार को भी बैकफुट पर ला दिया है और वो वहां पर अपनी साजिश में कामयाब हुए इस बार। उन्होंने कहा कि सरकार तो कह रही थी कि हम स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल ऐसे नहीं दिखे। स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल थी, किसी के कंट्रोल में थी ही नहीं। रातों रात उनके कई रिश्तेदारों को घर छोड़कर भागना पड़ा। वो लोग चाहते थे कि बांग्लादेश में ही रहें, वो चाहते हैं कि बांग्लादेश, क्योंकि वो वही पैदा हुए, वो बांग्लादेशी हैं और वहां पर हमेशा से ऐसे रहते आए, वहां रहें। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि उनको ये सोचना पड़ा कि क्या वो अपनी मातृभूमि में रह पाएंगे। और देखिए, बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है इसका या ऐसा क्या पहली बार हुआ है, ऐसा नहीं है। इसका एक पैटर्न सा दिखता है जो मैंने आपको बताया और उसकी गवाही आंकड़े भी देते हैं। आप समझिए, मैं आपको दो तरह के आंकड़े देना चाहता हूं। देखिए, पहला आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान बना था तब हिंदुओं की आबादी उस समय पाकिस्तान में करीब 30% थी। फिर जब 71 में बांग्लादेश बना तो करीब 20% आबादी वहां हो गई। आज के दिन में 8-8.5% के आसपास वहां हिंदुओं की आबादी रह गई है आबादी के अनुपात में। तो ऐसा क्यों है? क्या अल्पसंख्यकों को वहां निशाना बनाया जा रहा है? बांग्लादेश के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, लेकिन साल 1977 में जियाउर रहमान की सैन्य तानाशाही के दौरान एक मार्शल लॉ वहां लगाया गया और उसके निर्देश के द्वारा सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को संविधान से हटा दिया गया। इसके बाद 1988 में हुसैन मोहम्मद इरशाद की अध्यक्षता में बांग्लादेश में इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में अपनाया गया। एक और आंकड़ा, 1971 से 2011 यानी 40 साल हुए, 4 दशक। इस दौरान बांग्लादेश की कुल आबादी 100% से भी ज्यादा बढ़ी है, करीब 110% बढ़ी है। 1971 में बांग्लादेश की आबादी थी 7 करोड़ 14 लाख।
जो 2011 में बढ़कर हो गई 15 करोड़, लगभग 15 करोड़। और इसी अवधि के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी नंबर्स में देखें तो करीब 96 लाख थी, जो इन 40 सालों में बमुश्किल 1.25 करोड़ हो पाई। यानी हिंदुओं की आबादी में केवल 30% इजाफा हुआ, जब पूरे देश की आबादी 100% से भी ज्यादा बढ़ रही है। तो आप समझिए वहां क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि बांग्लादेश की सरकार ने या बांग्लादेश की फंडामेंटल फोर्सेज ने या वहां के कट्टरपंथियों ने, कम्युनल फोर्सेज ने ही हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है। एक अत्याचार ट्विटर ने भी किया है। अमेरिकन कंपनी ट्विटर ने भी एक अत्याचार उनके साथ किया। और वो अत्याचार क्या है, जाने माने सदगुरु जग्गी जो इस सवाल को उठा रहे हैं। 2 हैंडल इस्कॉन के, एक इस्कॉन का @इस्कॉन BDH ट्विटर हैंडल और एक दूसरा हैंडल है यूनिटी काउंसिल, हिंदू यूनिटी काउंसिल बांग्लादेश @यूनिटी काउंसिल BD। इन दोनों को ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया। ये दोनों ट्विटर वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आवाज को उठा रहे थे। तो एक तरफ बांग्लादेश में लोगों को मारा गया और दूसरी तरफ ट्विटर ने यहाँ बांग्लादेश के उन पीड़ित लोगों की, पीड़ित हिंदुओं की आवाज दबा दी। देखिए, बहुत ज्यादा इसको लेकर आक्रोश है। वहां पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया पर भी अब बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ, और कहें जो अल्पसंख्यकों में जो मेजॉरिटी है हिंदू समुदाय के साथ, क्या ट्विटर भी वहां पर अब पक्षपात कर रहा है? आखिर ये हैंडल्स क्यों सस्पेंड किए गए? ये हैंडल्स अभी उपलब्ध क्यों नहीं है? सदगुरु ने तो ट्वीट करते हुए लिखा कि अपराधियों की रक्षा की जाए और पीड़ितों को दंडित किया जाए। ट्विटर की एक कैसी निष्पक्षता और समता है, ट्विटर की अत्याचारी भावना सामने आ रही है। यानी साफ ये कहने का मतलब ये है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ट्विटर ने इन हैंडल्स को सस्पेंड कर दिया। ये हैंडल्स अब क्यों नहीं ऑपरेशनल हैं, क्यों पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं उन तस्वीरों को जो पीड़ितों की हैं, वो अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? इसको लेकर भी काफ़ी आक्रोश है। और ये आवाज़ केवल बांग्लादेश तक या हिंदुस्तान तक या आसपास ही सीमित नहीं है, बल्कि अब तो जो अमेरिका की पॉलिटिशियन हैं तुलसी गबार्ड, उन्होंने भी इस आवाज़ को उठाया है और उन्होंने भी कहा है कि पूरी दुनिया को इसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तमाम जो इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से ये आवाज़ उठ रही है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो गलत है और इसको रोकना चाहिए। सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश की वो सरकार, शेख हसीना, जिनके भारत से इतने अच्छे संबंध हैं, वो आखिर इसके ऊपर एक फर्म एक्शन क्यों नहीं ले पाई? और ऐसा क्यों लगा कि सरकार सख्त रवैया दिखा रही है लेकिन जमीन पर वो सख्त एक्शन नहीं दिख रहा है? और आने वाले दिनों में क्या इस समुदाय की या माइनॉरिटीज की, क्या हिंदुओं के हक की, उनके धार्मिक अधिकारों की, उनके मानवीय मूल्यों की, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हो पाएगी? सवाल बहुत बड़ा है। न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज बस इतना ही। थैंक यू।